नमस्कार। हमारा आज का विषय जो व्याख्यान का है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कल्पना, इस विषय को ही हम आगे लेते हुए आपके सामने आए हैं, क्योंकि ये एक क्रियात्मक विषय है, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसीलिए इसके हर पक्ष को विस्तार पूर्वक जानना जो है वो बेहद जरूरी है। हम जब भी प्रैक्टिकल वे में रागों को प्रस्तुत करते हैं या हम उनको गाते या बजाते हैं तो कुछ चीजें जो हैं वो जानना बहुत जरूरी है, तभी उसको सही तरीके से हम उसकी प्रस्तुति कर पाएंगे, चाहे वो परीक्षा के दृष्टि से हो या मंच प्रदर्शन की दृष्टि से हो। परीक्षाओं में भी मंच प्रदर्शन का एक विशेष जो है एक परीक्षा होती है, और वो मंच प्रदर्शन जो है वो विद्यार्थियों को एक तरह से इनकरेज करता है कि आगे चलकर मंच प्रदर्शन को भी अपना एक व्यवसाय के रूप में लिया जा सकता है। तो जब हम मंच प्रदर्शन की बात करते हैं या हम इस पेपर को जब हम अटेम्प्ट करते हैं जिसमें कि मंच प्रदर्शन है, तो उसको कैसे हम सही तरीके से निभा पाएं या सही तरीके से अपनी प्रस्तुति दे पाएं, इसीलिए इस विषय को विस्तार से आपको बताना ज़रूरी है। हमने जैसे अपने से पहले के व्याख्यान में आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस प्रकार से विलंबित यानी ख्याल परंपरा में विलंबित ख्याल में किस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी या एक्सप्लोर करना, किस प्रकार से विस्तार करना, और उस विस्तार में कल्पना का कहाँ पर समावेश होना, इसको आपको विस्तार से हमने बताया था, जिसमें हमने आपको उदाहरण भी दिए थे। अब इसी चीज़ को आगे लेते हुए शास्त्रीय संगीत के और जो ख्याल शैली के अंतर्गत और जो अलग तरह के ख्याल हैं, चाहे वो मध्य लय के हैं या द्रुत लय के ख्याल हैं या कुछ उपशास्त्रीय संगीत की जो शैलियाँ हैं, उसमें किस प्रकार से जो है कल्पना का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसकी है, इसके विषय में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, कल्पना तो हम सिंपल कहते हैं कि एक क्रिएटिविटी, इम्प्रोवाइजेशन हम उसको कहते हैं। हम कहते हैं कि एक्सप्लोर करना किसी चीज़ को, या हम एक संसार को बसाना, एक राग के द्वारा, राग के स्वरों के द्वारा, राग की संगतियों के द्वारा, राग में किस प्रकार से स्वर संगतियाँ होती हैं, उसके नियम, उसके अनुशासन के आधार पर हम एक संसार जो है उसको बसाते हैं। ये अलग बात है कि जब कोई प्रस्तुति की जाती है तो वो संसार बसता है और वो प्रस्तुति ख़त्म होने के साथ ही वो सिर्फ उसका एक भाव या उसकी छाप ही रह जाती है हमारे दिलो दिमाग पे, लेकिन वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जब अक्सर कहते हैं कि ललित कला है, संगीत ललित कला है, तो ललित कलाओं में संगीत को श्रेष्ठ माना गया है। और ये जो श्रेष्ठ कला क्यों है? क्योंकि इसमें जो क्रिएटिविटी है वो एक अलग तरीके से सामने आती है। अन्य कलाओं में भी बहुत खूबसूरत तरीके से क्रिएटिविटी जो है वो प्रदर्शित की जाती है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, तो आज हम आपको मध्य लय की बंदिशें और द्रुत लय की जो बंदिश होती किसी भी राग की, उसमें किस प्रकार से कल्पना का स्थान है, या हम कहें क्रिएटिविटी, या किस प्रकार से इम्प्रोवाइज किया जाता है, किस प्रकार से नई नई चीज़ें सामने लेकर आते हैं। लेकिन महत्व क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उस राग के अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है, या प्रस्तुति करने का जो एक तरीका है, एक जो नियम है, किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, उसको लेते हुए ही हमें अपना जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इम्प्रोवाइजेशन करनी चाहिए, तभी हम सही तरीके से जो है अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे। हमने आपको विलंबित ख्याल में कैसे कल्पना जो है की जा सकती है, स्वरों से किस प्रकार से कल्पना करते हुए आगे जो है बढ़त की जाती, ये बताई थी। आज हम आपको द्रुत बंदिश और या द्रुत ख्याल, जिसे कि छोटा ख्याल भी कहते हैं, और मध्य लय का ख्याल, यानी जिसकी जो टेम्पो है, जो स्पीड है, जो गति है, जो लय है, वो
ना तो बहुत तेज है ना बहुत स्लो है। तो इन दोनों के बीच की जो एक मध्यम जो एक लय है, उस पर आधारित जो ख्याल, जो रचनाएं हैं, जो बंदिश है, उसका भी उदाहरण हम आपको देंगे। तो सब सर्वप्रथम हम आपको एक राग भैरव की द्रुत ख्याल की रचना प्रस्तुत करते हैं। वहाँ पर किस प्रकार से हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें कल्पना का सहारा लेके हम राग विस्तार कर सकते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो महज जो चीज़ कही जाती है उसको प्रैक्टिकली यदि आपको बताया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ आएगी। अब एक राग भैरव की एक बहुत सुप्रसिद्ध बंदिश है जो पंडित भातखंडे जी ने क्रमिक पुस्तक मालिका जो है उसमें भाग 2 में भी इसका संग्रह उसमें मिलता है। और ये बंदिश जो है ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बंदिश है राग भैरव की। अब इस बंदिश को गाते हुए हम किस प्रकार से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए बंदिश शुरू नहीं हुई है, यहाँ पर भी मैंने कल्पना का सहारा लिया है। कैसे? यानी जो स्वर राग में प्रयोग हो रहे हैं उन्हीं स्वरों को थोड़ा सा, क्योंकि राग शुरू हो रहा है, बंदिश शुरू हो रही है, उसके पहले एक इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने भैरव का इंट्रोडक्शन दिया, पहले सा लगाया बहुत देर तक, फिर मैं थोड़े मंद्र के स्वरों पर गई और फिर थोड़े से मध्य के स्वरों, मध्यम तक में गई, मध्य सप्तक के। अब इतने में मैंने भैरव अंग को ध्यान में रखना है। सा ग म रे सा द द सा द रे सा ग म रे सा, भैरव अंग आ गया, यानी भैरव की खास पहचान। तो ये थोड़ा सा जब हम कल्पना करते हैं तो उसको एक बड़े कलात्मक रूप में उसको प्रस्तुत करना होता है। ऐसे नहीं होता कि हम उसको सिर्फ आरोह और अवरोह की तरह गाएं। तो यहाँ पर कल्पना सबसे पहले आती है, यानी हमारी क्रिएटिविटी, कैसे हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। बंदिश है धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलक्षण गिरधारी, छवि सुंदर लागे अति प्यारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। 3 ताल की बंदिश है और इस बंदिश को 3 ताल में धा धिन धिन धा धा धिन नवी मात्रा से, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, बंसीधर मन मोहन सुहावे, बंसीधर मन मोहन सुहावे, बलि बलि जाऊं मोरे मन भावे, सब रंग ज्ञान
ताल चल रही है। हमें जब कल्पना की हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें धीरे धीरे राग में इम्प्रोवाइजेशन दिखाना है, राग का विस्तार जो करना है वो नियम से करना है, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान दें जो कि विलंबित और द्रुत में एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो बताता है, वो है कि हम द्रुत ख्याल गाते हुए बहुत ज्यादा मंद्र की तरफ या धीरे धीरे जैसे हम विस्तार कर रहे थे, स्टेप वाइज जो है आलाप के 4 जो चरण है उसको लेते हुए जब हम विस्तार कर रहे थे, तो वहां पर इस तरीके से नहीं होना, क्योंकि ये तो एक डिफरेंट चीज हो गई, एक डिफरेंस जो है, एक अंतर तभी तो स्थापित होगा विलंबित और द्रुत में। द्रुत का मतलब है तेज, यानी द्रुत ख्याल कभी भी आप 1 घंटे या 50 मिनट या 40 मिनट तक द्रुत ख्याल नहीं गाते हो। द्रुत ख्याल मतलब छोटे अंतराल समय में इसको प्रस्तुत करना, 7 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत से बहुत, ये इतना समय लेता है। तो जाहिर सी बात है, यदि हम द्रुत ख्याल प्रस्तुत कर रहे हैं तो पहले हमने विलंबित के बाद यदि हम द्रुत ख्याल प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहां पर हमें एक डिफरेंस बताना है, और वो हमारे जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़त जो कर रहे हैं उसमें डिफरेंस होगा। वहां पे विलंबित, क्योंकि विलंबित को घंटों गाया जा सकता है, उसके लिए समय ज्यादा होता है, तो उसको हम स्टेप वाइज आलाप करेंगे, जिसमें कि हम आलाप के जो 4 चरण है उसको उसके नियम हम फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर हमने थोड़े आलाप लेने हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं, और उसमें हमने राग को भी दिखाना है, राग में एक जो राग की विशिष्टता है वो भी झलकानी है, और वो इस तरीके से न लगे कि वो रिपीटिशन है, यानी विलंबित का कोई हम दोहरा रहे हैं उसी के आलाप को, ये नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा? धन धन मूरत कृष्ण मुरारी सा ग म प ग म द द प प द म म प ग म रे सा द रे सा ग म ग म द प ग म रे सा धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। मैं बहुत मंत्र में नहीं गई। कृष्ण मुरारी 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 कृष्ण मुरारी धन धन मूरत मूरत कृष्ण धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। तो इसका मतलब मैं बहुत मंत्र में नहीं गई और जो आलाप के जो चरण थे उसको फॉलो नहीं कर रही। मुझे एक तरह से ऐसा आलाप प्रस्तुत करना है जो राग के बारे में तो बता रहा है, राग का पूरा ग्रामेटिकली जो राग की बात है वो पूरा दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ मेरी बंदिश क्या कहना चाह रही है वो भी श्रोताओं को बताया जाता है। तो किस प्रकार से? ग म द द सा। अब यहाँ पे हम मंत्र पे जाएंगे तो फिर वो तो विलंबित का ही रिपीटिशन लगेगा। ग म द द सा रे सा सा ध प ग म द प ग ग म रे सा द रे सा धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। तो मैंने उसी राग के स्वरों को लेके एक चमकता हुआ आलाप जो है, यानी जो बता रहा है कि मैं हूँ, अपनी एग्जिस्टेंस को बता रहा है और एकदम पहचान में आ रहा है कि राग भैरव है, और राग भैरव की विशिष्टता को भी सामने लेकर आ रहा है, जो मेन स्वर संगतियां वो भी सामने लेकर आ रहा है। तो एक शॉर्ट पीरियड में, एक कम समय के अंतराल में मुझे राग भैरव की सारी खूबियां जो है प्रस्तुत करनी है, किसमें? द्रुत ख्याल में। तो ये भी एक उसके नियम को इस प्रकार से फॉलो करना है। तो क्रिएटिविटी यहाँ पर आती है। दूसरा प्रश्न जो विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं, वो कहते हैं हमें तो बंदिश जिस प्रकार से बताएगी हम बिल्कुल वैसे ही गाते हैं, और जैसे कभी कभी मुखड़ा लेते हुए हम कुछ लोगों को सुनते हैं, जैसे कि धन 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 धन, ये कैसे किया जाता है? या मुखड़ा लेते हैं तो धा दिन दिन धा धा दिन दिन
धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। तो बंदिश में क्या है? धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सीधा सीधा न गाकर कृष्ण मुरारी। ये कैसे लिया जाता है? जब थोड़ा समय अभ्यास लगातार हो जाता है और हम पलटों का भी अभ्यास कर लेते हैं और ताल के साथ जब चीजें अपनी पक्की कर लेते हैं और ताल पे भी हमारा थोड़ा बहुत हम अपना एक कमांड स्थापित करते हैं, तो ये चीजें स्वतः आती है, क्योंकि उनको पता है कि समय जो काल चक्र है उसकी लिमिटेशन उसको पता है। तो स्वरों के साथ थोड़ा सा एक अलग तरह से एक चमत्कार सा दिखाते हुए कहें या कहें कि उनसे खेलते हुए स्वरों से मुखड़ा को लिया जाता है। या और भी जैसे मैंने दन दन मूरत, जो श्रोता है उसको भी सुनने में आनंद आना चाहिए और शब्द भी क्लियर होने चाहिए। मूरत, ताल चलने दीजिए। मूरत सा ग म प ग म द, मूरत ग म प द नि सा द रे सा। सारे स्वर जो है वो राग के अंतर्गत जो प्रयोग होने वाले स्वर है वही हैं, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसको सा ग म प ग म द प, मेरे मस्तिष्क ने इस प्रकार से आलाप लेने की जो है मुझे कमांड दी। सा ग म प ग म द द नि नि सा रे सा नि सा द प प द म प ग म रे सा धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। आप भी ताल के साथ जब बंदिश को गाएं तो बीच बीच में इस प्रकार से प्रयोग करिए, लेकिन उस राग के नियम के अंतर्गत, उनके अनुशासन के अंतर्गत, जो उसका एक तरीका है, जो विशिष्ट स्वर समुदायों या संगतियों से जो राग बना है उसके साथ किसी प्रकार से कोई अन्य स्वर ऐसा नहीं लगे कि राग जो है वो बिगड़ जाए। और ताल चलती रहे। ताल जब चलती, आपके माइंड में ताल का सर्कल चल रहा है और आप अपने आलाप को आराम से करिए, और उसके बाद जब मुखड़ा आने वाला हो तो थोड़ी सी अलर्टनेस आ जाती है और मुखड़ा आराम से आप उसको ले सकते हैं। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। सा ग ग म म प ग म द द, ग म द द सा द रे सा सा द प। तो मैं ये देख रही हूँ कि इस राग में किन स्वरों पर न्यास है, कौन सी स्वर संगति, धैवत और ऋषभ की स्वर संगति बहुत सुंदर लगती है। अब यदि मैं इसको मंद्र में ले लूं, ग द सा रे सा ग म रे सा नि सा द प ग म द द सा द रे द द सा। ग्रामेटिकली इट इज नॉट रॉन्ग, ये एक बिल्कुल सही तरीके से आलाप है, लेकिन क्योंकि ये द्रुत बंदिश है तो यहाँ पर हमारी जो हम राग का विस्तार करेंगे वो अपनी कल्पना के साथ मध्य और तार सप्तक पर अधिक करेंगे, क्योंकि उस कम समय के अंतराल में हमें अपने इस राग को बहुत सुंदर तरीके से सारी विशिष्टताओं के साथ प्रस्तुत करना है। तो मंद्र में लेंगे तो वो समय ज्यादा लेगा, इसीलिए मंद्र का हम कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं मध्य सप्तक के आलाप को लेते हुए, लेकिन मंत्र से आरंभ करना और मंत्र से ही पहले आलापचारी करना, ये यहाँ पर न किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। सा ग म प ग म द ध प प द म म प ग म रे सा ग म द प ग म द द सा सा द द रे रे सा सा नि सा द प द प म प ग म द प द प म प ग ग ग म म रे रे सा सा द न द न। वही स्वर वही आलाप जो पलटे आपको बताई हैं उसको आप इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप द्रुत बंदिश को गा रहे हैं, और कल्पना भी आपकी उतनी ही समय में जो है वो अपना रोल अदा करती है। सा ग म प ग म द प म प ग म रे सा धन धन मूरत सा नि ध प
म प ग म ध प म प ग म रे सा ध न। मैंने कोई एक रटी रटाई चीज नहीं गाई, लेकिन जो पलटों का अभ्यास किया है वो उसी वक्त कहीं से भी आप उठा के उसको अपने मुखड़े को उठा सकते, ये भी आपकी कल्पना का एक उदाहरण है। ध ध रे रे सा सा रे रे सा सा नी सा ध ध प प ध प म प ग म ध ध प प प ध म प ग ग म म रे रे सा सा प ध म प ग ग म म रे रे सा सा ध न मूरत कृष्ण मुरारी धन धन मूरत धन धन मूरत धन धन मूरत कृष्ण मुरारी। तो क्योंकि ये राग भैरव था, तो राग भैरव का जो एक स्वभाव है वो गंभीर है, शांत है, तो उस स्वभाव को भी तो हमने रखना है। और स्वभाव भी कैसे पता चलता है? स्वरों के प्रयोग से, स्वर संगतियों के प्रयोग से, राग के विस्तार जिस प्रकार उससे पता चलता है। ऐसा नहीं लग रहा है इसको गाते हुए कि ये राग बहुत चंचल है। लेकिन यदि हम किसी और राग को लेते हैं तो भाव बदल जाता है, और स्वरों की जो स्वर संगतियां या राग का जो एक कहते हैं कि राग किन स्वरों से निर्मित हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका प्रयोग होना चाहिए। जैसे एक और उदाहरण देती हूँ राग वृंदावनी सारंग की। इसकी बंदिश देखिए। अब हम सीधे सीधे इसके आरोह देखें तो सा नी सा रे मा प नी सा सा नी प म रे नी सा, ये आरोह है। नी सा रे म प नी सा नी प म रे नी सा। तो जब हम आरोह गा रहे हैं, कुछ हमें महसूस हो रहा है कि हाँ ये गंभीर नहीं है, थोड़ा चंचलता इसमें दिखाई दे रही है। और जब हम इसका विस्तार करते हैं बंदिश के साथ, तो देखिए वो भाव भी सामने आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए राग की जो प्रकृति है, स्वर संगतियों से ये प्रकृति झलकती है, भाव झलकता है, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम बंदिश गाते हैं तो देखिए उसमें कल्पना भी उसी प्रकार से काम करती है। कैसे? ना बोलो श्याम हमी संग, ना बोलो श्याम हमी संग, जान गई तुम रो ढंग, जान गई तुम रो ढंग। ना बोलो श्याम हमी संग। बंदिश भी अपने आप में बता रही है कि वो चंचल है। दा दा दिन दिन ना बोलो श्याम हमी संग, जान गई तुम रो ढंग, जान गई तुम रो ढंग। ना बोलो श्याम हमी संग। आप देखिए जो बंदिश है वो मध्य और तार सप्तक में ज्यादा उसी को लेकर बनी है। तार सप्तक के स्वर या मध्य सप्तक के स्वरों को लेकर बंदिश बनी है। इसका मतलब मंद्र बहुत ही कम है या नहीं के बराबर इसमें दिखाई दे रहा है। तो हमारा जो आलाप विशेषकर जो द्रुत ख्याल की बंदिश है उसमें मध्य और तार सप्तक पर ही आधारित होगा। ना मेरा जो आलाप है मैंने उसमें वही शब्दों को इस्तेमाल किया है। उन अक्षरों पर मेरा ज्यादा बल है जहाँ पर की वॉवल साउंड है, बड़ी मात्रा जहाँ पर आती है, आ ई ए उ ओ की जो बड़ी मात्राएं हैं। लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि राग का विस्तार जो है मध्य और तार सप्तक में, तो हम जो भी इम्प्रोवाइज करेंगे वो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। नी सा रे मा पनी प मारे मरे नी सा, नी सा रे मा प नी सा नी प। अब देखिए मध्य और तार सप्तक पे जा रहा है। मा प नी सा रे
नी प म रे। राग में जो विशिष्टता है, निषाद से पंचम पर, कोमल निषाद से पंचम पर, अवरोह में, और मध्यम से ऋषभ पर मीण से आना, वो विशिष्टता यहाँ रखनी चाहिए। और क्योंकि राग में प्रयुक्त होने जो स्वर है उनको कैसे प्रयोग किया जा रहा है, निषाद के दो स्वरूप हैं, शुद्ध निषाद भी और कोमल निषाद भी, तो उसको ध्यान में रखते हुए राग को विशिष्ट तौर पे छोटे ख्याल की जो बंदिश है, द्रुत बंदिश है, उसमें वो चमकता हुआ आलाप होना चाहिए। ना बोलो श्याम हमी संग श्याम। अब यदि इसके बजाय मैं ऐसे बोलूं श्याम श्याम खूबसूरत नहीं लग रहा जितना कि मध्यम तार सप्तक के। यदि मैं आलाप को ऐसे आरंभ करती हूँ, ना बोलो, मैंने मंत्र सप्तक के निषाद को लिया, नि सा रे मा रे नि सा रे मा प नी प म प नी नि सा रे सा नी प म रे म प नी नि प म रे म प म नी प म रे म रे नि नि सा रे म रे नि सा। ना बोलो श्याम हमी संग, ना बोलो श्याम हमी संग। तो आप देखिए बंदिश भी तो ऊपर ही चमक रही है, श्याम। अब हमारा जो आलाप प्रस्तुति के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से, मंच प्रदर्शन के हिसाब से कैसा होना चाहिए, और वही स्वरों से हमारी कल्पना जो है वो आगे चल रही है। श्याम 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 श्याम, ना बोलो श्याम श्याम, ना बोलो श्याम हमी संग, ना बोलो श्याम हमी संग, ना बोल श्याम हमी संग। कहने का तात्पर्य है कि बंदिश को देखते हुए, राग को देखते हुए, हम उसके स्वभाव को, उसके भाव को देखते हुए जो है हम अपनी कल्पना या हम इम्प्रोवाइजेशन या जो हम एक्सप्लोर करते हैं, बढ़त करते हैं, बोल आलाप करते हैं, बोल ताने जो लेते हैं, उसी आधार पर होना चाहिए, ताकि वो हम राग के साथ, बंदिश के साथ जस्टिस कर पाएं। इसी को आगे कुछ और उदाहरणों के साथ और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास अगले हम श्रृंखला में करेंगे।